नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चक्रवात। चक्रवात के अंतर्गत ये 5वां भाग है। अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये दूसरी यूनिट का टॉपिक है, क्योंकि पहली यूनिट में जो टॉपिक लगते हैं उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, यानी वायुमंडलीय तापमान। उसके बाद में इंसुलेशन एंड ग्लोबल एनर्जी बजट है, यानी सूर्य ताप एवं विश्व ऊष्मा बजट के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, यानी उसका तापमान का लंबवत, क्षैतिज और मौसमी जो वितरण है वो भी आपने पढ़ लिया। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, यानी वायुमंडलीय दबाव एवं हवाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी उसका लंबवत एवं क्षैतिज वितरण है, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा प्लैनेटरी, पीरियोडिक एंड लोकल विंड्स हैं, यानी ग्रहीय पवने हैं। इसके अलावा जो लोकल या स्थानीय पवने हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, सामयिक पवने आ गई, स्थानीय पवने आ गई हैं। इसके अलावा जो ग्रहीय पवने वो भी हमने पढ़ ली। अब दूसरी यूनिट में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ये दूसरी यूनिट का पार्ट है। इसमें जो चीज़ें आई हैं वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यानी वायुमंडलीय नमी है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा आर्द्रता या उसके जो प्रकार हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया, यानी ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लिया। वेपरेशन, यानी हमने जो वाष्पीकरण है उसके बारे में पढ़ लिया। कंडेंसेशन, संघनन के बारे में हमने भी पढ़ लिया है, उसके यानी ये पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन यानी वर्षा के जो प्रकार है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद वर्ल्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल, यानी वर्षा का विश्विक प्रतिरूप है, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार जो पूरे जो सिलेबस के अनुसार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहली यूनिट से लेकर के ये बीए बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। बीए के जो विद्यार्थी हैं वो अपने सिलेबस के साथ इसमें जो टॉपिक हैं उनको मिलान करते चलें, क्योंकि यूनिट के हिसाब से उनका थोड़ा सा इनसे अलग रहता है। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप सिलेबस को डाउनलोड करके उसमें आसानी से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हमने वर्षा का जो रीजनल और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने एयर मासेज एंड फ्रंट्स, यानी वायुराशि में वातागर के बारे में पढ़ा। कॉन्सेप्ट, उनका क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अब हम आगे पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, यानी वायुमंडलीय विक्षोभ में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें पहला जो टॉपिक हमारा चल रहा है वह है चक्रवात। चक्रवात में दो प्रकार के हैं, ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट, यानी उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। तो पहला जो हमारा टॉपिक चल रहा है चक्रवात में वह है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो सामान्य विशेषताएं हैं, इसके अलावा इसकी जो उत्पत्ति क्षेत्र या इसके जो भ्रमण मार्ग हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा, जिसमें 6 जो भ्रमण मार्ग हैं या उत्पत्ति क्षेत्र हैं, आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र है, उनके बारे में हमने पढ़ा। जैसे लास्ट हमने पढ़ा था यूरोपीय महाद्वीप के वातागर जनन के जो क्षेत्र हैं 2, बाल्टिक सागर वाला और रूम सागर वाला। जैसे रूम सागर या भूमध्य सागरीय जो चक्रवात हैं वो पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका गमन होता है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए ईरान को पार करते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। ईरान है, पाकिस्तान है, वो क्षेत्र को पार करेंगे और ये भारत में प्रवेश करते हैं, जिनको हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो हैं वो रूम सागर से उत्पन्न होने के बाद ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर भी अग्रसर होते हैं, और जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी CIS देश जिनको कहा जाता है उसमें भी ये आगे प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार इनके ये भ्रमण मार्ग होते हैं। अब हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित मौसम पढ़ेंगे, यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम किस प्रकार का रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके आगमन से मौसम से किस प्रकार ये संबंधित होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में मौसम या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित मौसम। मौसम जैसे चक्रवात आएंगे, यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जिस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो वहाँ की जो मौसमी परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की जो मौसम है उसमें अचानक से परिवर्तन
हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उसके विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ और तापमान है, नमी की मात्रा है वो पाई जाती है। चक्रवात के विभिन्न भागों में अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जैसा कि हम जानते हैं 2 प्रकार की यानी विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां पाई जाती है। विभिन्न वायु भागों में वायु राशियों की भिन्नता के कारण तापमान एवं आर्द्रता में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अब चक्रवात की 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां हैं, एक ठंडी एवं शुष्क वायु राशि है, दूसरी आर्द्र एवं उष्ण वायु राशि है। तो इनके कारण इसमें क्या मिलेगी, भिन्नता जो वायु राशि है उसके कारण तापमान और आर्द्रता की भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण क्या है, इसके विभिन्न भागों में मौसम भी भिन्न भिन्न होगा। चक्रवात के विभिन्न भागों में वायु राशि की भिन्नता के कारण तापमान एवं आर्द्रता की भिन्नता पाई जाती है। अब इससे क्या है, इसके विभिन्न भागों में मौसम की भिन्नता भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के, जैसे कि हम जानते हैं इसमें 2 प्रकार की जो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों से उत्पन्न होते हैं, तो तापमान एवं आर्द्रता की भिन्नता इसमें पाई जाती है। इससे इसके विभिन्न भाग जो हैं उसमें मौसम की भिन्नता हमें देखने को मिलती है। यानी जिस स्थान पर चक्रवात का आगमन होगा वहाँ पर मौसम संबंधी तत्वों में अचानक परिवर्तन हो जाता है। जिस स्थान पर चक्रवात का आगमन होगा उस स्थान के मौसमी तत्वों में अचानक परिवर्तन होगा। अब वायु राशि की भिन्नता है, अगर वायु राशि ठंडी है तो उस तापमान, उस क्षेत्र के तापमान को कम करने का प्रयास करेगी, अगर वायु राशि गर्म है तो उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ाने का प्रयास करेगी। जिससे क्या होता है, चक्रवात के आगमन से, जिस क्षेत्र में चक्रवात का आगमन होता है उसके जो स्थानीय मौसमी तत्व हैं उसमें अचानक से क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तापमान संबंधी परिवर्तन हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे शीत वाताग्र के आने से किस प्रकार के परिवर्तन होंगे और उष्ण वाताग्र के आने से किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। यानी अब जिस स्थान पर चक्रवात आएगा वहाँ पर जैसे पहले अगर उष्ण वाताग्र बनता है तो उष्ण वाताग्र से किस प्रकार का प्रभाव वहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि चक्रवात गुजरते समय उसके उष्ण तथा शीत वाताग्र एवं वर्तांशों से मौसम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी ये क्रम से इस प्रकार से, जैसे पहले उष्ण वाताग्र का प्रभाव होगा, उसके बाद उष्ण वर्तांश का क्या प्रभाव होगा, उसके बाद शीत वाताग्र किस प्रकार मौसम को प्रभावित करेगा और फिर शीत वर्तांश किस प्रकार मौसम को प्रभावित करेगा। ये अलग अलग से इनके मौसम देखने को हमें मिलेंगे। तो देखते हैं चक्रवात के आगमन पर जो किस प्रकार से परिवर्तन है हमें वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले चक्रवात का
आगमन, जब चक्रवात का आगमन होता है तो मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। अब ये बात तो हमने पढ़ ली कि चक्रवात के आगमन से जो स्थानीय मौसमी तत्व होते हैं उसमें अचानक से परिवर्तन हो जाता है, यानी वहाँ का मौसम बदल जाएगा। अब पश्चिम दिशा से आने वाले जब चक्रवात क्या है नज़दीक आ जाते हैं, यानी जिस क्षेत्र के नज़दीक आ जाते हैं तो वहाँ का वायु वेग है वो क्या पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है। ये पश्चिम दिशा से आते हैं तो पश्चिम दिशा से चक्रवात के आगमन से वायु गति मंद हो जाती है। पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि वायु की जो गति है वो चक्रवात के आगमन से उस क्षेत्र में क्या हो जाएगी, मंद। तो इस प्रकार चक्रवात के आगमन से वायु का वेग है वो मंद पड़ जाता है। तो पहला कारण होता है वायु का वेग या वायु की गति मंद होना। अब वायु गति मंद होने के बाद वायु दाब गिरने लगता है। वायु की गति मंद हो जाएगी चक्रवात के आगमन से और क्षेत्र का वायु दाब है वो गिरने लगता है। वायु दाब गिरने के साथ साथ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनने लगते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनने लगते हैं। प्रभामंडल जिसको हेलो या हालो कहा जाता है। अब प्रभामंडल कौन से बादलों से बनते हैं, वही बादल अब उन्हीं बादलों का आगमन होगा। यानी पहले जो बादल आएंगे, हमने बादलों के जो प्रकार पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि कौन से बादल हैं वो प्रभामंडल बनाते हैं सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर। तो चक्रवात के आगमन से वायु गति मंद, वायुदाब गिरने लगता है और सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर क्या है, प्रभामंडल बनने लगते हैं। यानी एक प्रकाशीय क्षेत्र उसके चारों ओर बन जाता है जो लगभग पीले से कलर का या पीले से रंग का होता है। तो सूर्य के और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनने लगते हैं और प्रभामंडल जिसको हालो कहा जाता है। प्रभामंडल कौन से बादलों से बनते हैं, पक्षाब बादलों से। अर्थात यहाँ पर पक्षाब बादल हैं वो आने लगते हैं। पक्षाब बादल आने लगते हैं। इसमें दो प्रकार के पक्षाब बादल, या हम कह सकते हैं पक्षाब सत्री बादल, सीरस या सीरोस्ट्राटस क्लाउड हम इनको कह सकते हैं। पक्षाब सत्री बादल आने लगते हैं या पक्षाब बादलों से आने से सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनते हैं। ये जो बादल हैं ये कैसे होते हैं, बहुत झीनी चादर के रूप में, ये चादर के रूप में जो पक्षाब सत्री बादल हैं या पक्षाब बादल हैं इनकी बहुत ही झीनी सी चादर है वो बनने लगती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं चक्रवात का जो केंद्र होता है उसमें तापमान ज़्यादा होता है और वायुदाब क्या होता है, कम होता है। तो धीरे धीरे तापमान है वो बढ़ने लगता है। इससे
अब धीरे धीरे क्या होगा, जब जो प्रतिबिंब मात्रा या झीनी चादर जो होती है बादलों की, उसके आने से तापमान है वो बढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, बादल है उनका जो घमस या जो सघनता है वो बढ़ने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जो बादल झीनी चादर के रूप में थे, धीरे धीरे बादल सघन होने लगते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो जो कि शीत ऋतु में हमारे आते हैं, वो जब आगमन हो उनका, तो आप इनका निरीक्षण भी कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। जब बादल होते हैं तो उस समय तापमान क्या है, अन्य दिनों की तुलना में शीत ऋतु में ज़्यादा देखने को मिलता है। धीरे धीरे अब बादलों की क्या है, सघनता बढ़ने लगेगी। और जो वायु की दिशा पूर्व की ओर जा रही थी, अब बदल करके क्या है, दक्षिण पूर्व होने लगती है। वायु की दिशा क्या होने लग जाती है, दक्षिण पूर्व। बादल सघन होने लगते हैं, वायु दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्व होने लगती है। तो वायु की दिशा पहले कैसी थी, पूर्वी थी, अब बदल करके क्या हो जाती है, दक्षिणी पूर्वी या दक्षिण पूर्वी है वो होने लगती हैं। तो ये प्रभाव इनके देखने को मिलते हैं। जब आगमन होता है, वायु की गति मंद हो जाती है, वायुदाब गिरने लग जाता है, तापमान बढ़ने लग जाता है, सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाते हैं, और जो पक्षाभ या पक्षाभ सत्री बादल है उनकी झीनी सी चादर है वो बन जाती है। अब धीरे धीरे बादल सघन होने लगते हैं, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है चक्रवात, वैसे वैसे क्या बादलों की सघनता बढ़ने लगती है, और वायु की दिशा जो कि पहले पूर्वी थी, अब पूर्वी से वो बदल करके क्या हो जाती है, दक्षिण पूर्व है वो होने लगती है। अब बादल क्या है, धीरे धीरे कम ऊंचाई वाले बादल आने लगते हैं, यानी बादलों की ऊंचाई कम हो जाती है और वो सघन एवं काले हो जाते हैं। धीरे धीरे बादलों की ऊंचाई कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के जो बादल आएंगे, यानी पहले जो बादल आ रहे हैं जैसे जो पक्षाभ बादल आए हैं, इसके अलावा वर्षा सत्री बादल, उच्च स्तरीय बादल या कपासी वर्षा बादल, सभी प्रकार के जो बादल हैं उनका आगमन होता है। अब जब वर्षा सत्री बादल आएंगे, अर्थात नीचे बादल अब आएंगे, यानी बादलों की ऊंचाई कम होने लगती है। बादलों की ऊंचाई कम होने लगती है एवं वे अधिक सघन तथा काले हो जाते हैं। तो बादल अधिक सघन एवं काले हो जाते हैं और ऊंचाई भी उनकी कम होने लगती है। तो ये तो चक्रवात का आगमन है, यानी प्रारंभिक रूप से जब चक्रवात किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले वायु वेग मंद पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा, वायुदाब गिरेगा, जो सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर क्या होंगे, प्रभामंडल या हैलो का निर्माण होगा। उसके बाद जो पक्षाभ या पक्षाभ सत्री जो बादल हैं उनकी झीनी चादर बन जाती है। धीरे धीरे बादल सघन होने लग जाते हैं, बादलों की ऊंचाई कम होने लगती है और अधिक सघनता के साथ वो क्या हो जाते हैं, काले रंग के बादल हो जाते हैं। अब उष्ण वाताग्र प्रदेश है, उसमें वर्षा प्रारंभ होती है। यानी उष्ण वाताग्र का जो प्रदेश है उसका मौसम कैसा होता है वो देखते हैं। उष्ण वाताग्र, अब उष्ण वाताग्र प्रदेश में किस प्रकार से वर्षा होती है, किस प्रकार का मौसम होता है। अब उष्ण वाताग्र के आने पर बादलों की जो सघनता है वो अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि उष्ण वाताग्र यानी आर्द्र एवं उष्ण जलवायु आएगी। आर्द्र और उष्ण जलवायु होगी, यानी नमी बढ़ेगी, सापेक्षिक आर्द्रता में भी वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। उष्ण वाताग्र आने पर, यहाँ उष्ण वाताग्र का आगमन भी हम कह सकते हैं। उष्ण वाताग्र आने पर बादल सघन हो जाते हैं तथा वर्षा होने
लगती है। तो उष्ण वाताग्र जैसे आएंगे, बादल क्या हो जाएंगे, सघन हो जाएंगे, नमी की मात्रा बढ़ेगी, नमी की मात्रा बढ़ेगी, बादल सघन होंगे और वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। अब वर्षा प्रारंभ होती है तो बादल कौन से, वर्षा सत्री बादल आ जाते हैं, यानी नीचे बादल आएंगे। वर्षा सत्री बादलों की एक विशेषता होती है, वो तीव्र गति से वर्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कौन से बादल आते हैं, वर्षा सत्री बादल। वर्षा सत्री बादलों का यहाँ पर आगमन होता है, जिसको निम्बोस्ट्राटस कहा जाता है, वर्षा सत्री बादल। इन बादलों के आगमन से वर्षा क्या होनी चाहिए थी, तीव्र होनी चाहिए, लेकिन इस वाताग्र में क्या होता है, गर्म हवा है वो वाताग्र के अंदर धीरे धीरे ऊपर उठती है। जितना वाताग्र में या उष्ण वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है। अब जब हवा यानी ठंडी हवा का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, गर्म हवा है वो उतने ही प्रेशर से ऊपर उठती है। तो यहाँ पर उष्ण वाताग्र प्रदेश जो है वहाँ पर गर्म हवा है वो धीरे धीरे उठती है ऊपर। तो गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है। अब धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो वाताग्र का ढाल कैसा होगा, मंद होगा। वाताग्र का ढाल मंद होता है। वाताग्र का ढाल है वो कैसा होगा, मंद ढाल वाला वाताग्र है वो बनेगा। अब मंद ढाल होने के कारण वाताग्र का हवा धीरे धीरे ऊपर उठेगी, वाताग्र का ढाल मंद होगा, तो इससे वर्षा भी क्या होगी, धीरे धीरे या मंद वर्षा होगी। तो वर्षा भी मंद गति से संपन्न होती है और लंबे समय तक ये होती रहती है। वाताग्र का ढाल मंद होता है जिससे वर्षा मंद या धीरे धीरे होती है। ये क्या परिस्थिति है, उष्ण वाताग्र का क्षेत्र है, इसलिए हवा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। अगर तीव्र गति से इसको ठंडी हवा ऊपर उठाने का प्रयास करती तो वाताग्र का ढाल कैसा होता, एकदम खड़ा ढाल होता। खड़ा ढाल होता यानी गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती और वर्षा भी क्या होती, तीव्र गति से होती। लेकिन वाताग्र का ढाल इसमें मंद बन रहा है, मंद बनने के कारण वर्षा भी क्या होती है, धीरे धीरे होती है। और जो वर्षा धीरे धीरे होगी तो वह क्या लंबे समय तक होती रहेगी, यानी मंद वर्षा होती है। और ये धीरे धीरे जो वर्षा हो रही है वो लंबे क्षेत्र में और लंबे समय तक होती है। धीरे धीरे वर्षा होती है जो विस्तृत एवं लंबे समय तक होती है। तो ये उष्ण वाताग्र की वर्षा का प्रकार हो गया। यानी वाताग्र का ढाल कम होने से वर्षा है वो धीरे धीरे होती है, लेकिन ये विस्तृत क्षेत्र में होती है और लंबे समय तक ये होती रहती है। ये वर्षा का प्रतिरूप हो गया। अब उष्ण वाताग्र की वर्षा मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करेगी, यानी उष्ण वाताग्र में वर्षा कितनी होगी, कितने समय तक होगी, ये हवा के अंदर जो नमी की मात्रा है, आर्द्रता की मात्रा है, जो सापेक्षिक आर्द्रता वायु हवा में पाई जाएगी, उष्ण वायु जो आ रही है, उष्ण आर्द्र वायु में जो हवा के अंदर नमी की मात्रा है, आर्द्रता की मात्रा है, उसके ऊपर ये आधारित होती है उष्ण वाताग्र की वर्षा। जितनी ज़्यादा सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ पर वायु में होगी, वर्षा भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, यानी आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होगी। यदि नमी की मात्रा अधिक है और अस्थिर है वायु, यानी लगातार ऊपर उठ रही है, तो वर्षा है वो लंबे समय तक होती रहेगी। अगर नमी की मात्रा कम है और वायु कैसी है, स्थिर है, तो वर्षा है वो कम समय के लिए और थोड़ी है वर्षा वो होगी। अब यानी वायु अधिक आर्द्र और अस्थिर होनी चाहिए, जिससे क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। अब इसके जब उष्ण वाताग्र का प्रभाव होता है तो इसमें संपूर्ण आकाश मेघाच्छादित हो जाता है। संपूर्ण आकाश बादलों से ढका रहता है। बादलों से ढका, बादलों की चादर है वो संपूर्ण आकाश पर, वर्षा सत्री बादल यहाँ पर आ जाते हैं और वो क्या है, पूरे के पूरे आकाश को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। यानी पूर्ण संपूर्ण आकाश है वो मेघाच्छादित रहता है और यहाँ तक कि सूर्य है वह भी दिखाई नहीं देता, यानी सूर्य के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं।
तो इस प्रकार उष्ण वाताग्र प्रदेश में बादलों के जो उष्ण वाताग्र आएगा तो क्या हो जाएंगे, बादल सघन हो जाएंगे, वर्षा होने लगेगी, वर्षा सतरी बादल आएंगे, हवा गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठने से मंद गति या मंद ढाल वाला जो वाताग्र बनेगा, जिससे वर्षा भी धीरे धीरे होगी लेकिन लंबे समय तक होती रहेगी। आर्द्रता की मात्रा पर यह निर्भर करता है कि वर्षा की मात्रा है वो कितनी होगी। तो ये हमने उष्ण वाताग्र में आगमन से वर्षा का प्रारूप देखा। अब आगे हम अगले अध्याय में उष्ण वर्तांश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।